हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 15th वीडियो में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपको अवतल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र को सिद्ध करना सिखाएंगे। लेंस सूत्र बोले तो किसी लेंस के सामने रखे वस्तु की दूरी और उस वस्तु का लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और उस लेंस की फोकस दूरी के बीच के संबंध को कहा जाता है। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपको उत्तल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र सिद्ध करना सिखाए थे। बच्चों, तो लेंस सूत्र सिद्ध करने के पहले हमने आपको दो बातें कही थी बच्चों, जो दो बात इसके लिए भी लागू होता है। पहली बात तो ये कि आपको किरण आरेख का ज्ञान होना चाहिए। किरण आरेख का ज्ञान बोले तो आपतित किरण की दिशा, अपवर्तित किरण की दिशा का ज्ञान होना। अगर आपको इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन मालूम है तो आप समझ लो कि आपको रे डायग्राम का 90% नॉलेज है। बच्चों, ये 10% जो बचता है वो आपका बेसिक नॉलेज पर है, यानी लाइट के पिछले जितने भी चीज़ पढ़े हैं अगर वो सब आपका ठीक है तो आप 10% के दायरे में आते हो। बच्चों, अगर आपका बेसिक नॉलेज में कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके क्लास 10 साइंस वीडियो का प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। बच्चों, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र को सिद्ध करना है हमें। बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस के सामने हम एक वस्तु रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ये सारे चीज़ उत्तल लेंस के सापेक्ष जो भी मैंने कहा था वो सारे यहाँ भी फॉलो आप कर सकते हो। बच्चों, मैंने कहा था कि आप वस्तु को ऐसे पोजीशन पे रखिए जहाँ से सारा चीज़ फुलफिल कर जाए, यानी 2f1 से परे। हालांकि उत्तल लेंस के लिए 6 कंडीशन होता था, 6 पोजीशन होता था बच्चों, लेकिन अवतल लेंस में 2 पोजीशन हम लोग मानते हैं। एक पोजीशन इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर और दूसरा पोजीशन प्रकाशिक केंद्र एवं अनंत के बीच। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है बच्चों, ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने। ऐसे तो इसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर आप लंबा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें बच्चों। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के वीडियो को पॉज कर करके और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैं स्टेटमेंट यहाँ से फिगर से बोलता हूँ। माना कि L1 L2 एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, जिसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु, सॉरी A डैश नहीं है, AB है। AB एक वस्तु 2f1 से परे रखी गई है। अब जब वस्तु है तो हमें क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए। बच्चों देखिए, तो AB एक वस्तु रखी गई है। A से निकली एक किरण AL1 लेंस के L1 बिंदु पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात L1D दिशा में चली जाती है, जिससे पीछे बढ़ाने पर यह F1 से आता हुआ प्रतीत होता है। तथा A से निकली एक अन्य किरण AO लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात OE दिशा में चली जाती है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार दोनों अपवर्तित प्रकाश L1D एवं OE एक दूसरे को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में नहीं करता है। देखिए, एक तो एक का डायरेक्शन उधर है, एक का इधर है, वास्तव में कभी नहीं काटेगा। आप वहां बढ़ा सकते हैं कि L1D को पीछे बढ़ाने पर ही F डैश से आता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। यही A डैश बिंदु A का आभासी, सॉरी अभी हमको पूरा वस्तु का चाहिए इसलिए बिंदु का नहीं, हम यही बिंदु A डैश बिंदु A का प्रतिबिंब है। अब हमें पूरा प्रतिबिंब जानने के लिए एक बिंदु का जो हम प्रतिबिंब तैयार किए हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालते हैं। बच्चों, तो देखिए अब A डैश से मुख्य अक्ष पर A डैश B डैश लंब डालते हैं। यही A डैश B डैश वस्तु AB का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब है। तो आपको क्या मिल गया? वस्तु दूरी, क्योंकि वस्तु यहाँ पर है तो प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी को आप कहते हो वस्तु दूरी। तो आप यहाँ पर U लिख सकते हो बच्चों, और प्रतिबिंब मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी दूरी को आप भी लिख सकते हो। फोकस दूरी फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए बाईं ओर होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो OF1 है वही उस लेंस की फोकस दूरी है। तो तीनों चीज मिल गया। अब आप आराम से इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, यानी प्रूफ कर सकते हो। देखिए अब हम फिगर को देखेंगे और सिमिलरिटी वाला
फॉर्मूला लागू करेंगे, यानी समरूपता का जो होता है गुणधर्म वो सब चीज यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला देखिए कि ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ आपका यह दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों है कि नहीं? क्योंकि हम बी डैश से ए डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाले थे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश लंब है इस मुख्य अक्ष पर, तो दोनों यह भी लंब है ये भी लंब है, तो कह सकते हैं कि यह 90 यह 90। फिर देखिए यह इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का भी वही कोण कॉमन उभयनिष्ठ एंगल है, तो किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इस बात को आप सिद्ध कर भी सकते हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है बच्चों, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको सिद्ध नहीं करेंगे। हम लोग सीधा कहेंगे कि यह दोनों समरूप है, इसलिए समरूपता के गुणधर्म से जो भी होता है उसको हम लोग लागू करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में ऐसा करते हैं, तथा को समरूप बना देते हैं। तथा लिखने का मतलब है समरूप करना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, इसीलिए ए बी, यहां पर भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। उतना नहीं लिखेंगे, लंबा हो रहा है बच्चों, जब कभी ऑफलाइन पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा उसमें हम आपको ये सारे चीज बताते हैं बच्चों और बताएंगे। तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश, ओ बी बटे ओ बी डैश। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 तैयार। अब फिर से देखिए इधर से इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हैं बच्चों, L1OF1 और A डैश B डैश F1, ये दोनों भी समरूप है। क्यों है कि नहीं? यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, देख सकते हैं। इस बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी, ट्रायंगल को फिर से हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, आपको दिख जाएगा। कुछ इस तरह का ये फिगर है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, और इसी में यहाँ पर ए डैश बी डैश है। तो बताइए क्या यह एंगल दोनों L1OF1 और ए डैश बी डैश F1 दोनों के लिए क्या यह एंगल कॉमन नहीं है? तो बिल्कुल आपको अब दिख रहा होगा कॉमन है। और एक एंगल यह और एक एंगल यह भी दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों राइट एंगल है बच्चों। तो किसी भी दो त्रिभुज का दो संगत कोण बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो लिखेंगे पुनः समरूप त्रिभुजों, पुनः समरूप त्रिभुजों क्या क्या नाम है? L1OF1 तथा ए डैश बी डैश F1 में। अब इसको मिटाते हैं, इसका जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना था। आप समझ गए बच्चों, ये दोनों समरूप त्रिभुजों इतना तथा इतना में। देखिए L1O है, सॉरी L1O बटे ए डैश बी डैश, यानी लंब बटे लंब, बराबर OF1 बटे बी डैश F1। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो L1O है, L1O आप देख पा रहे होंगे इसके बराबर है। ऐसे कहने से नहीं होता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, उन दोनों लाइन के बीच कहीं भी दो लाइन अगर हम खींच दें, या जितना भी लाइन खींचेंगे बच्चों, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है, तो बराबर भी होगा। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक रेखा पर दो 90 डिग्री कोण बना के लाइन खींच देंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल है होगा। अगर पैरेलल है तो बराबर भी होगा। यही चीज यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो पुनः लिखेंगे, पुनः AL1 पैरेलल BO, AL1 पैरेलल BO, इसीलिए AB बराबर, या L1O बराबर लिख देते हैं, L1O बराबर AB।
अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, हम समीकरण 2 में L1O के जगह पर AB लिख देंगे बच्चों। तो ये बन गया आपका AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू O F1 बटे B डैश F1। B डैश यहाँ पर देखिए B डैश नीचे हो गया था बच्चों, कंफ्यूज ना होए। चलिए B डैश F1। अब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को देख लीजिए बच्चों, दोनों का LHS एक ही है। जब दोनों का LHS इक्वल रहे तो RHS भी इक्वल होगा बच्चों। चलिए देखिए इसका, देखिए AB बटे A डैश B डैश, यहाँ भी वही है, तो यह और यह बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से OB बटे OB डैश, OB बटे OB डैश इक्वल टू OF1 बटे B डैश F1। अब देखिए इन 3 में O से कनेक्शन है और B डैश F1 में O से कनेक्शन नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी दूरी हम लोग यहाँ पर नापते हैं लेंस में, सारा का सारा प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। तो B डैश F1 O से कनेक्ट नहीं है, उसको हम लोग O से कनेक्ट करेंगे और चिन्ह परिपाटी लागू कर देंगे और हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। हो जाएगा ये पूरा आपका लेंस सूत्र सिद्ध। चलिए देखिए हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि क्या आप 2 को 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर था यस, 2 = 5 - 3। तो बस यहाँ भी वही करेंगे, B डैश F1 को O से कनेक्शन कर लेंगे। देखिए कैसे, या OB बटे OB डैश इक्वल टू OF1 बटे B डैश F1 को आपको फिगर में देखना होगा कि यह कहाँ पर है। B डैश F1 यहाँ पर है। इस इतना बड़ा लाइन को आप यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। आपको अगर इतना ही बड़ा लाइन लिखना हो तो आप कहोगे इतना माइनस इतना, करोगे कि नहीं। जैसे कि एक कहावत है बच्चों, इस लाइन को बड़ा करके दिखाओ, तो क्या करते हैं लोग, इसके सामने एक छोटा लाइन खींच देते हैं। तो बोलिए अब ये लाइन बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से आप 2 को 5 - 3 लिख सकते हो। इसी प्रकार B डैश F1 को OF1 माइनस OB डैश लिख सकते हो। OF1 माइनस OB डैश लिख सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे जो भी डाटा है सब में O कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी बच्चों। ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 4 बना के हम छोड़ते हैं। अब एक आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। अब चिन्ह परिपाटी से यहां लिखेंगे। अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी लगाने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई लेफ्ट साइड में है तो माइनस साइन होगा, राइट साइड में है तो प्लस साइन होगा बच्चों। चिन्ह परिपाटी से OB इक्वल टू, देखिए तो किधर है बच्चों, तो ये OB ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो ये और B पर वस्तु है तो इसको हम लोग U लिखते हैं वस्तु दूरी को, और बाईं ओर है तो -U। ठीक है, OB का काम हो गया। अब OB डैश, OB डैश B डैश पर कौन है बच्चों, तो प्रतिबिंब है। OB बाईं ओर है तो इसको लिखेंगे -V। अब देखिए OF1 पर कौन है बच्चों, फोकस है। F1 पर फोकस है और बाईं ओर ये भी है तो इसको क्या लिखेंगे, -F। देखिए अवतल लेंस में सारा का सारा बाईं ओर ही प्राप्त हो गया, इसलिए सारा का साइन हमेशा
माइनस में आ गया बच्चों। अब इन सब का मान इक्वेशन 4 में हम रख देंगे बच्चों। इन सब का मान समीकरण 4 में रखने पर, इन सब का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब उम्मीद करते हैं कि आप इधर की कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के साथ साथ उसको कॉपी करते जाइए, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगा। ये नहीं कि इसको मनोरंजन के तौर पर नहीं लीजिएगा बच्चों। ये अभी कोरोना वायरस के चलते आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, आपको आगे तो बढ़ना है, पढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, और इसलिए अच्छा है कि घर में ही रह के आप ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो इन सब का मान समीकरण 4 में रखने पर, सॉरी समीकरण 4 को तो मैंने मिटा दिया बच्चों। क्या था, OB बटे OB डैश, OB बटे OB डैश कैसे मिला था, देखिए OB बटे OB डैश ये मिला था हमको इन दोनों के आधार बटे आधार से। तो उधर का भी आधार बटे आधार, उधर का भी आधार बटे आधार, उधर बड़ा कौन था, OF1 ना, OF1 बटे इधर का आधार क्या था बच्चों, तो B डैश F1, यस मिल गया। तो OF1 तो ठीक ठाक है, B डैश F1 को हमने लिखा था OF1 माइनस OB डैश, ठीक है। देखिए हो सकता है कन्फ्यूजन रह गया हो, OF1 मतलब माइनस F बटे OF1 मतलब माइनस F और OB डैश मतलब माइनस V। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये तो ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तो U बाय V इक्वल टू माइनस F बाय माइनस F प्लस V, कोना कोनी कर दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। तो माइनस UF प्लस UV इक्वल टू माइनस VF। इक्वेशन 4 हमें मिटाना नहीं था बच्चों, बाय मिस्टेक मिट गया। अब देखिए UF UV VF सब में UVF है, तो UVF से दोनों तरफ भाग कर दो। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है उसमें कहीं भी वेरिएबल ऊपर में नहीं है, वो कहाँ है, नीचे है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी 2 वेरिएबल हो ऊपर में और नीचे में वेरिएबल लाना हो, तो कम से कम उससे तो भाग देना ही पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल से भाग देना होगा बच्चों। तो देख रहे हैं कि सब में 2-2 वेरिएबल है प्रत्येक टर्म में, यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, और हमें 3 वेरिएबल से भाग देना है और इन्हीं सब में से देना है। इसीलिए U V और F से हम इसको भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर U V F से भाग देने पर, दोनों ओर U V F से भाग देने पर, दोनों ओर U V F से जब हम भाग दिए तो देखिए क्या हुआ, माइनस UF बटे UVF प्लस UV बटे UVF इक्वल टू माइनस VF बटे UVF। क्या क्या कट गया, ये U गया, F गया, U का गया, V गया, V गया और F गया। देखिए क्या बच गया, इसमें माइनस 1/V बचा और इसमें बच गया आपका 1/F और इसमें बच गया माइनस 1/U। तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए क्या बचा, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यही आपका लेंथ सूत्र है। यहाँ पर राइट साइड में 1/F है, हम लेफ्ट में लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो आप चाहे तो लिख दीजिए इधर ला करके 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ये आपका हो गया लेंथ सूत्र, यही आपका लेंथ सूत्र है, यही लेंथ सूत्र है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, अवतल लेंथ की सहायता से हम आपको अवतल लेंथ सूत्र सिद्ध करना सिखा दिए। अब इसमें एक और मेजर पार्ट बचा हुआ है, वो है लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता देखिए कैसे निकालते हैं। आवर्धन क्षमता वास्तव में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को कहा जाता है बच्चों। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को उस लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आपको कई इक्वेशन में मिला होगा,
प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, और वो किसी के बराबर था, तो वो इसी से हम लोग नया रिजल्ट तैयार कर लेंगे। अभी देखिए, आप इसको पहले पूरा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। फिर हम आपको आवर्धन क्षमता बताएंगे। आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। चलिए, हम अब की बार लेंस सूत्र को यहां रखते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा अभी हमें। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन एम ज्ञात करने के लिए चूंकि आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, यहां का छूट गया, देखिए बच्चों, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर हम वस्तु को h नाम दें, h ऊंचाई का कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब को हम लोग h डैश नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब कह सकते हैं आवर्धन m बराबर होता है h डैश बाय h, ठीक है। h डैश बोलिए, चाहे आप इसको a डैश b डैश बोलिए। चलिए, a डैश b डैश ही बोलते हैं, दोनों सही है। सवाल उठता है, हमने लिख के क्यों मिटा दिया, क्या कारण था, ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण जानिए बच्चों, अभी समझ में आएगा कि कहीं जब लेंस सूत्र हम सिद्ध कर रहे थे, उसमें कहीं ये चीज हमको दिखा था, आपको भी दिखा होगा इक्वेशन 1 में। कहाँ दिखा होगा? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए डैश, समीकरण 1 में था ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ उल्टा है, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ बी डैश बटे ओ बी। समीकरण 1 को देखिए, वहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं एच डैश बटे ए बी को लिख सकते हैं एच, ठीक है। और ओ बी डैश को देखिए, तो ओ बी डैश मतलब ओ से प्रतिबिंब की दूरी, क्या इसको आप भी लिख सकते हो? बाईं ओर है तो लिखेंगे माइनस बी, और ओ बी क्या है, ओ बी पर वस्तु है, बाईं ओर है तो माइनस यू। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये कट गया तो एच डैश बटे एच बराबर भी बाई यू आया, जबकि एच डैश बटे एच बराबर एम कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर भी बटे यू। यही आवर्धन के लिए सूत्र है, किसी भी लेंस का आवर्धन के लिए ये सूत्र है बच्चों, एम इक्वल टू एच डैश बटे एच बराबर भी बाई यू। एक और इससे हम लोग सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, देखिए कैसे। लेंस सूत्र में देखिए तो भी बाई यू हम लोग बना सकते हैं कहीं से, देखिए इसके नीचे यू है, अगर भी से हम पूरे दोनों साइड गुना कर दें तो यहाँ भी बाई यू बन जाएगा, और यहाँ से भी बाई यू का मान हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 से, इसको कर देते हैं आप 5 और इसको कर देते हैं हम लोग 6। अब पुनः लेंस सूत्र, इसको मिटा देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले का पार्ट था। अब लेंस सूत्र, यही आवर्धन के लिए सूत्र है, यहाँ आप लिख सकते हैं, आपका पूरा रिजल्ट तैयार है बच्चों। यही आवर्धन के लिए सूत्र है। चलिए, अब है कि पुनः लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ से।
दोनों तरफ दिख रहा है, लेंस सूत्र में दिख रहा है, दोनों तरफ भी गुना कर दिए, v बाय वी माइनस वी बाय यू इक्वल टू वी बाय एफ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर v बाय वी कट के 1 बन गया, 1 माइनस वी बाय यू इक्वल टू वी बाय एफ। तो आप v बाय यू इक्वल टू 1 माइनस वी बाय एफ लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका इक्वेशन 7 हो गया। v बाय यू के जगह पर हम वो चीज़ बिठा सकते हैं। एक्चुअली देखिए क्यों हम ये सब कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि लेंस का प्रतिबिंब दूरी दे दिया रहता है और फोकस दूरी दे दिया होता है, और हमें कहा जाता है कि उस लेंस की आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बिठाओगे 1 माइनस वी बाय एफ चलेगा, और अन्यथा अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तो भी काम चलेगा। यदि आपको v और f दिया रहे तो u आप लेंस सूत्र से निकाल के और यहाँ पर भी पुट करके आवर्धन निकाल सकते हैं v बाई यू से। वैसे जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि यह भी आवर्धन के लिए सूत्र होता है, इसलिए समीकरण 6 से m इक्वल टू एच डैश बट्टे एच इक्वल टू, इसके जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, 1 माइनस वी बाय एफ, 1 माइनस वी बाय एफ। यह भी आवर्धन के लिए सूत्र है, यह भी आवर्धन के लिए सूत्र है, यह भी आवर्धन के लिए सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो पूरा वीडियो को शुरू से फिर से अंत तक देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात बच्चों कि आप कॉपी करते चले जाएं, नोट अपने सामने कॉपी और पेन लेकर के ही वीडियो को देखें। जहाँ जो चीज़ आपको नोटिस करने लायक बात होगा उसको नोटिस करें। और फिर भी अगर वीडियो में आपको ऐसा कहीं कुछ लगता हो कि कुछ सुधार की अगर आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुधार के भेजेंगे बच्चों। धन्यवाद।